हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदा विलाल। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यह है मैदा विलाल। इन्हें ही गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 मिला है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता मैदा विलाल है और बोस्निया की मैदा विलाल को यह पुरस्कार नदी बचाने के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह वर्ष 1989 में अमेरिकी परोपकारी फिलैंथ्रोपिस्ट रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और मैदा विलाल के अलावा 5 अन्य पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.H. वाइजर ने। तो W.H. वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन W.H. वाइजर ने किया था और W.H. वाइजर एक अमेरिकन मानवशास्त्री थे। नेक्स्ट है, कैट्स ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को मान्यता दी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 टाइगर रिजर्व को। तो कैट्स ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता दी है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कैट्स का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। हिंदी में इसे संरक्षण आश्वासित बाघ मानक कहते हैं और कैट्स ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता दी है। तो कैट्स एक वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार और मानदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित भी करता है। तो वे हैं मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। ये तीनों ही असम राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हैं। और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, केरल में परम्बी कुलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में मधुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व को यह मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्फाल में। तो भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य के इम्फाल में स्थित है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर के अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर में है मणिपुर के नागालैंड, दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में है असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। यहाँ के मूल निवासी मीतेई जनजाति के लोग होते हैं जो यहाँ की घाटी क्षेत्र में रहते हैं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर का कुल क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 में। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 सदस्य। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं और इसका कार्य हम जान लेते हैं।
तो भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं के विवरण और भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं जिन्हें समिति ठीक समझे उनकी जांच करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और केरल जो है वो भारत का दक्षिणतम राज्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान तिरुवनंतपुरम में स्थित है और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन और साउंडिंग रॉकेट के डिजाइन तथा विकास से संबंधित गतिविधियां संचालित कर उन्हें प्रक्षेपण क्रियाकलापों के लिए तैयार किया जाता है। और डॉक्टर साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है ये भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में व्यापक रूप से प्रख्यात हैं और उन्होंने डॉक्टर साराभाई के समर्थन से भारत के पहले रॉकेट प्रमोशन केंद्र की स्थापना भी की थी। यह केंद्र मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के लिए अपनी निकटता के कारण अरब सागर की तट पर तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा में स्थापित किया गया था। तो बात यहाँ PRL की भी हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और हिंदी में इसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृंदावन में। तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है और स्वामी हरिदास का जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1573 को हुई थी। और ये भक्ति कवि, शास्त्रीय संगीतकार तथा कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। ये वृंदावन में निर्वाक सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय एक प्रसिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। राधाष्टमी के पावन पर्व में स्वामी हरिदास का जन्मोत्सव वृंदावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य में। तो भारत में कंजली आर्द्रभूमि जो है वो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित है और आर्द्रभूमि की समृद्ध जैव विविधता जिसमें जलीय, मोसोफाइटिक और स्थलीय वनस्पतियां और जीव जंतु शामिल हैं और इसमें पौधों और जानवरों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें 2002 में रामसर कन्वेंशन द्वारा कंजली झील की सूची में नामित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सुंग शासकों की राजधानी विदेशा में थी और वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठकर 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो कुल 65 वर्ष होती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो कुल 65 वर्ष होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है किंतु इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, BSF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो BSF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और 1965 में कुल 25 बटालियन के साथ सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और एक रुस्तम जी इसके पहले प्रमुख संस्थापक थे। इसका उद्देश्य जो था वो इसकी स्थापना का उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था और इसका गठन
कई राज्यों की सशस्त्र पुलिस बटालियन के द्वारा किया गया था। तो बात यहाँ बीएसएफ की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, और वर्तमान में इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1932 में। तो भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 10 दिसंबर 1932 में देहरादून में हुई थी। इस संस्थान में भारतीय सेना के जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार ने भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह प्रशिक्षण स्कूल खोला था, जो स्वतंत्रता के पश्चात भी अपनी सैन्य प्रशिक्षण की सेवा निरंतर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने। तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन को आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। और नियो बोल्ट नाम से बने इस स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह प्रति चार्ज पर 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। यह व्हील चेयर यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है। तो बात यहाँ आईआईटी मद्रास की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। हिंदी में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, और इसकी स्थापना 1951 को हुई थी। वर्तमान इसके संस्थापक जो थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, और वर्तमान में इसके सभापति एम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को भारत लाने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को वापस लाने के अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। और भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। 15 अगस्त के एक दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर नियंत्रण कर लिया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अगस्त को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने तथा भारत आने के इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैथी होचुक। तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो है वो कैथी होचुक बन गई हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुक बनी है, और न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने न्यूयॉर्क की 57वीं गवर्नर के पद की शपथ ली। होचू का इस शीर्ष पर शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीति व्यवस्था के खिलाफ आवाज को बुलंद की है। और न्यूयॉर्क पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, और न्यूयॉर्क उन 13 उपनिवेश में से एक है जिसने संयुक्त राज्य का गठन भी किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उत्तराखंड के माना गांव में बनाया गया है, और वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की ओर से बनाए गए इस गार्डन का 21 अगस्त 2021 को शुभारंभ किया गया। और उत्तराखंड के सीमांत गांव माना में वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड ने 3 साल के प्रयास के बाद 11,000 की फीट की ऊंचाई पर हर्बल गार्डन तैयार कर दिया है। और हर्बल गार्डन में 40 दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं। 4 एकड़ में फैले इस गार्डन को बनाने में 3 साल का समय लगा था। और तिब्बत सीमा से लगे माना गांव के सरपंच पीताम्बर मोल्पा ने इसका उद्घाटन भी किया था। और माना वन पंचायत की 4 एकड़ भूमि में फैले इस गार्डन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है कि इसमें सभी दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है।
बात यहाँ उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्ग का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AIIA नई दिल्ली में। तो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक जो है वो AIIA नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक AIIA नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा और 8 अगस्त 2021 को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली स्थित AIIA यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने AIIA के परिसर में ही विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक को स्थापित करने की घोषणा की। इस संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा द्वितीय आयुर्वेद दिवस ध्वनांतरित जयंती के अवसर पर 17 अक्टूबर 2017 को की गई थी। वर्तमान में AIIA के निदेशक हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी। और बात यहाँ दिल्ली की हुई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 42.7 वर्ग किलोमीटर है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो सही आंसर हो जाएगा इंदौर शहर। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो इंदौर शहर में बना है और ये जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर में बना है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त 2021 को बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे। इनमें से 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो और साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। तो बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है तो यहाँ की राजधानी भोपाल है और यहाँ का कुल क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।